क्वेश्चन बैंक का है क्वेश्चन 2009, ठीक है। 2009 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, समझे, उसको हम लोग देखते हैं। 2009 के पहला क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लिखा हुआ है कोलंबियन फोर्स इज, कोलंबियन फोर्स इज, आपका क्वेश्चन है कोलंबियन फोर्स इज। तो कोलंबियन फोर्स जो होता है वो आप लोग के बुक में लिखा हुआ है, क्वेश्चन बैंक होगा तो वहाँ पे देख लेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे तो समय लगेगा, हम एक्सप्लेन करते हुए चले जाते हैं। कोलंबियन फोर्स किसको कहते हैं? कोलंबियन फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को कहते हैं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहाँ से निकलता है वो, तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स किसके किसके बीच होता है? दो चार्ज के बीच होता है। यहाँ पर Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q2 चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए Q1 और Q2 दोनों के बीच का जो फोर्स है, इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो दो चार्ज के बीच वाले फोर्स को हम लोग कौन सा फोर्स बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, कोलंबियन फोर्स। और दोनों के बीच, बीच का मतलब होता है सेंटर, ठीक है। तो कोलंबियन फोर्स बोलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलिए, सेंट्रल फोर्स बोलिए, समझे। इस सब का नाम आपका एक ही होता है। ये तो आपसे पूछ सकता है कि दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं, तो बोलिएगा कोलंबियन फोर्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं? तो सेंट्रल फोर्स। बात समझ में आया? यानी दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को तीन नाम से जानते हैं, कोलंबियन फोर्स, सेंट्रल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। बात समझ में आया? इस फोर्स का वैल्यू कितना होता है? इस फोर्स का वैल्यू कितना होता है? तो इस फोर्स का वैल्यू होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे RS, ठीक है। ये इसका वैल्यू होता है किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का, या कोलंबियन फोर्स का, या सेंट्रल फोर्स का। बात समझ में आया? स्पष्ट हुआ? ये तीनों नाम से जानते हैं। सी लिख दिए सेंट्रल फोर्स, सी यहाँ पर कोलंबियन फोर्स, CU कर दीजिए, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ठीक है। यही आपका है। अब देखिए इस पर दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे तैयार हो सकता है। लिख देगा कि ये दो चार्ज है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी का कैसे बनेगा, समझने वाली बात है। पूछिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट, समझ गए? वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट मतलब क्या हुआ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम बोलते हैं K, और इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। देखिए अब ये क्वेश्चन कैसे कैसे बनते चल जाएगा, एक से कितना बनता है, ठीक है। और ये इसका वैल्यू हो गया, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, समझ गए? अब इसका तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट पूछ सकता है कि नहीं? आपसे पूछेगा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट। तो क्या लिखेंगे? यूनिट ऑफ के। किसका बात पूछ रहा है बेटा? यूनिट ऑफ के का। तो यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, समझ गए? हम एक क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, उससे तैयार होने वाला बहुत सारा क्वेश्चन इसमें आपको दिख रहा है, समझ में आया? फिर पूछेगा आपसे चौथा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से देखिए कितना सारा क्वेश्चन बन रहा है, एक ही क्वेश्चन है ना। आपसे पूछेगा कि द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन में है ना एप्सिलॉन नॉट, पूछ देगा द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट कितना होगा? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 या 12
तो संशय होता है, आपके दिमाग में आता है, तो आप घबराओगे नहीं भाई। मैं आपको बता दूं कैसे। जब भी एप्सिलॉन नॉट, बेटा समझिए इसको बात को, यहाँ पे माइनस प्लस में बच्चे फंसते हैं और कंफ्यूजन भी हो जाते हैं। मैं इसको दूर करना चाह रहा हूँ। देखो बेटा यहाँ पर वैल्यू है ना 1/4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना, 9 × 10⁹ न्यूटन। छोड़ दो इसको क्योंकि वैल्यू हमको निकालना है। क्लियर? आप लिखना भी चाहोगे तो लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बेटा आपका मान किसका चाहिए ना, एप्सिलॉन नॉट का। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो 1/4 ऐसा लिख दूंगा इंटू 1/9 × 10⁹ ओके। ये भाई साहब ये वाला जो है नीचे आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ आ गया, आया कि नहीं आया? अब बताओ बेटा, इसका वैल्यू जब काटे हो ना तो 8.85 आया। ठीक, अब ये प्लस में 9 है तो ऊपर में जाके कितना हो जाएगा, माइनस में, यानी माइनस में होना चाहिए। तो 10⁻12 या -12, तो -12, 10⁻−12। अब भाई कूलम स्क्वायर कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, बटा में है तो ऊपर जाएगा। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन नॉट का मान हो गया 8.85 × 10⁻−12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। स्पष्ट है? अब देखिए यहीं से और क्वेश्चन क्या होगा, यानी 10⁻−12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, अब यहीं से क्या होगा वो देखिए, आपसे पूछ देगा कोलंबियन फोर्स इन एनी अदर मीडियम। कोलंबियन फोर्स इन एनी अदर मीडियम, आप समझो बात को, मीडियम में कोलंबियन फोर्स इन एनी अदर मीडियम, यानी एफएम की बात कर रहा हूं। एफएम यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम है। मीडियम मतलब वाटर, ग्लास, है ना? तो उस केस में एफएम का मान हो जाता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/εr, 1/εr इंटू Q1 इंटू Q2/r²। मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू ये हो जाएगा। क्लियर? रटना पड़ेगा आपको। अब भाई बताओ, ये आपका जो एप्सिलॉन आर है यही आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसी को आप बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखो आपको पूछ देगा एयर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर। घबराएंगे नहीं सर, ये जो फॉर्मूला है ना लिखा हुआ वही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। छठा क्वेश्चन पूछ देगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर। ठीक, तो क्या लिखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2/r²। आई बात समझ में? मीडियम में एप्सिलॉन आर बढ़ जाता है, मीडियम में एप्सिलॉन आर बढ़ जाता है और एयर में एप्सिलॉन आर नहीं बढ़ता है। स्पष्ट है? कोई डाउट? अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने बना दिए, 7। अब यहाँ पे 8वां क्वेश्चन क्या बनेगा, गौर कीजिए। आपसे पूछेगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान बताओ, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान बताओ। तो आप एफएम में, यही ना डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है सर, है कि नहीं है? तो आप एफए लिख दो ऊपर में, एयर नीचे में लिख दो एफएम। क्लियर? तो एफए तो बेटा ऊपर जाएगा ना, एफएम तो नीचे आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ये वाली बात कटेगी, ये वाली बात कटेगी, कटेगी कि नहीं कटेगी? अरे सर आप देखो ना, आप लिख सकते हो ईयर वाला बात 1/4 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। बाकी दो का कट जाएगा और ये वाली बात भी कट गई। ये तो है, एप्सिलॉन आर कहाँ जाना चाहिए बताइए? ऊपर जाना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो भाई यहाँ से क्या हो गया, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी एप्सिलॉन आर इक्वल टू Fa/Fm, मतलब एयर और मीडियम के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कोलंबियन फोर्स इन एयर और कोलंबियन फोर्स इन मीडियम के रेशियो को क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं।
डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम K से भी डिनोट कर सकते हैं और एप्सिलॉन R से भी डिनोट करते हैं। समझ में आ गया बात? तो ये आपका क्या निकल गया, एप्सिलॉन R, जिसको आप डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोले। अब यहाँ तीन चीज आपको दिखने लगा होगा। क्या क्या दिखा भाई, क्या क्या दिखा? हम लोग एप्सिलॉन पर तीन प्रकार की स्थिति पैदा किया। 9 नंबर क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्या बन सकता है, गौर करने वाली बात है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बनेगा, रिलेशन बन जाएगा एप्सिलॉन का, एप्सिलॉन नॉट का और एप्सिलॉन आर का। ये तीन टर्म यूज की ना अभी, एक एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। इस तीनों के बीच का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, रिलेशन। तो एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। स्पष्ट है? यहाँ से आप एप्सिलॉन आर निकालोगे तो क्या लिखोगे बेटा, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या होगा, तो एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। पूछ देगा कि एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होगा, तो एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। स्पष्ट है? एप्सिलॉन आर को क्या कहते हो, ये केवल एप्सिलॉन आर क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दूसरा इसका नाम क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। दूसरा नाम क्या है इसका, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी। आया मजा? यानी एक क्वेश्चन मैंने आपसे लिया है कूलम्बियन फोर्स, और इसमें से कितना क्वेश्चन निकल गया आपको समझ में आ रहा है? तो बिना पढ़े हुए आप नहीं बना सकते। समझ में आया? समझे कि नहीं समझे? तो ये सारे चीज को मैंने आपको दिखाया। 8 क्वेश्चन से मैंने 8 क्वेश्चन बनाया। अब इसके आगे और क्या बनेगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब हम लोग क्या देखें, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है वो जरूरी नहीं है कि आपको डिफरेंट चार्ज होगा तभी लगे। सेम चार्ज के बीच में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगता है। तो मान लीजिए यहाँ चार्ज Q है और यहाँ भी चार्ज Q है। क्वेश्चन नंबर ये 9 बनेगा। 9वां नंबर हम बना रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 9 नंबर। तो दो सेम चार्ज अगर पूछेगा और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है r, तो यहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बनेगा वो क्या बनेगा, तो आप लोग लिखोगे कि Fe इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q मतलब Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। समझे? तो इसमें पूछ सकता है आपको कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक, दोनों चार्ज तो सेम है, चार्ज सेम है ना? yes. तो पूछेगा कि इस दोनों चार्ज में, ये दोनों सेम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज किए हैं, इस फोर्स को एक्टिव करने के लिए कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज किए। तो कैसे बनाइएगा, तो आपको मैंने बताया है कि यहाँ से एक फार्मूला होता है Q इक्वल टू क्या, N फॉर नंबर और E फॉर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, Fe इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Ne का होल स्क्वायर बाई R स्क्वायर गुना कर दीजिए। तो Fe इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि Fe इंटू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और ये R स्क्वायर को N में भेज दीजिए, इज इक्वल टू Ne का होल स्क्वायर। ये बटा में आ जाएगा R स्क्वायर इंटू Fe बाई 9 इंटू सर हम मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इक्वल टू N स्क्वायर और E स्क्वायर। तो N स्क्वायर निकालना है हमको, तो इंटू में डिवाइड में क्या हो जाएगा, E स्क्वायर। बात समझ में आया? और ये फार्मूला हो जाएगा। यहाँ से आप N निकालिएगा तो रूट अंडर Fe इंटू R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इंटू, और ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला बन जाएगा। समझ गए? इस फार्मूला पर बैठा दीजिएगा तो आपको दो चार्ज के बीच कितना इलेक्ट्रॉन लग रहा है वो वैल्यू भी आपका निकल जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बनेगा, ठीक है?
क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ से कैसे बनाइएगा उसको देख लीजिए। अब देखिए, मान लीजिए कि एक चार्ज पर जो वैल्यू है, एक चार्ज का जो वैल्यू है वो आपका 10 माइक्रोकूलम, और दूसरे चार्ज का जो वैल्यू है वो भी आपका 10 माइक्रोकूलम, सॉरी सी लिखना है, माइक्रोकूलम। एक चार्ज का वैल्यू कितना हुआ? 10 माइक्रोकूलम। दूसरे चार्ज पर कितना वैल्यू हुआ? 10 माइक्रोकूलम। और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो दिया रहेगा वो आपका मान लीजिए 10 मीटर। तो पूछेगा इस पर कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोलंबियन फोर्स, या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेंट्रल फोर्स। समझ में आया? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू, फॉर्मूला क्या जानते हो? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर इंटू, इसमें वैल्यू है माइक्रोकूलम में, है ना? तो माइक्रो को हमको क्या बदलना होगा? कूलम्ब में। कूलम्ब में तो हमको लिखना होगा 10 इंटू 10 टू द पावर 10 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम्ब। इसको भी लिखेंगे बेटा 10 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम्ब डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर की जगह पर कितना है? 10, यानी 10 का होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया बात? क्लियर हुआ? अब एफ ही इक्वल टू, आप देखिए 10 टू द पावर यहाँ 9 है ना? 9 एक 10 एक 11 हुआ, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 11, 6 12, 10 टू द पावर -12, ये कितना है? 10 के पावर 2, तो 2 ऊपर चल जाएगा, तो इंटू 10 के पावर -2। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। आया बेटा समझ में बात? तो यहाँ 11 है, यहाँ पर 14 है, तो 11 में 16 कितना बचेगा? 11 में 16 3 बचेगा, कथी माइनस। यहाँ पे 9 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये वैल्यू सब दिया रहेगा, इसको पुट कर देना है और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू निकल जाता है। अब आपसे पूछेगा क्वेश्चन नंबर 11 कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन वाटर कितना होगा? तो वहाँ एक 10 छोड़ दीजिए, एगो 10 छोड़ दीजिए, 10 टू द पावर -6 है ना? 10 और 10, एक 1 2 2 गो और 9 गो 11 गो, देखिए 11 लिखा है। समझ गए? चलिए, इसी से आपको पूछेगा कि अगर हमको केवल एक चार्ज है, एक चार्ज है, उस चार्ज पर मतलब कि कितना वैल्यू है, यूनिट चार्ज पर कितना वैल्यू होता है? स्टैंडर्ड स्केल ऑफ चार्ज किसको बोलते हैं? स्टैंडर्ड स्केल किसको बोलते हैं? चार्ज का स्टैंडर्ड स्केल क्या है? हाँ देखिए फंस गए ना। स्टैंडर्ड स्केल किसको बोलते हैं? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टैंडर्ड स्केल ऑफ चार्ज किसको बोलेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो स्टैंडर्ड स्केल ऑफ चार्ज जो होता है उसको किसको बोलते हैं? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को। और इसका वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। समझ गए? एक कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? अभी कुछ पूछा हुआ है। 1.6 इंटू 10 है 1 कूलम में। अच्छा 6.2। हाँ, आप देखिए एक इलेक्ट्रॉन का मान हुआ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो एक कूलम में निकालिएगा तो 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम इक्वल टू 1 कूलम। देखा है ना यहाँ पर? यस सर। तो इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 कूलम। कई एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक कूलम्ब में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 6.2 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन जब मिलाइएगा तो आपका एक कूलम्ब चार्ज तैयार हो जाएगा। बात समझ गए? चलिए
अब हम लोग देखते हैं कि अब इसका हम यूज कैसे करते हैं, इसका हम यूज कैसे करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा वहां देखिए, आपसे पूछेगा कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट लिखा तब भी ठीक। एप्सिलॉन नॉट को दो नाम से जानते हैं, एक एब्सोल्यूट परमिटिविटी और दूसरा फ्री स्पेस ऑफ परमिटिविटी। इसी को दूसरा नाम बोलते हैं फ्री स्पेस ऑफ परमिटिविटी। फ्री स्पेस पूछे या एप्सिलॉन नॉट पूछे या आपका एब्सोल्यूट परमिटिविटी पूछे, तीनों नाम से पूछ सकता है। पूछेगा कि इसका डायमेंशनल फार्मूला और इसका यूनिट तो बता दिए हैं, यूनिट बदल गया है ना। हाँ। तो इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट आपको क्या बताए थे, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, नहीं बताए थे। यस सर। क्योंकि जब तक आप यूनिट नहीं लिखिएगा तब तक तो डायमेंशनल फार्मूला लिखना संभव नहीं है। तो कूलम्ब स्क्वायर, कूलम्ब किसका यूनिट होता है सर, चार्ज का यूनिट कूलम्ब होता है। और चार्ज का फार्मूला क्या होता है बताइए, Q इजिकल टू I इंटू टी होता है। हैं? तो Q या कूलम्ब है ना, मतलब ये Q है, यानी Q के जगह पर क्या लिखेंगे, आप ऐसे लिख सकते हैं Q स्क्वायर, समझने के लिए ये किसका यूनिट होता है, न्यूटन फोर्स का। मीटर किसका होता है, लेंथ का, समझ गए। अब सबका मान रख दीजिए, Q के जगह पर क्या लिखेंगे, I इंटू टी का होल स्क्वायर। फोर्स का क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला, MLT-2 लिख देंगे, MLT-2, समझ में आया। और यहाँ पर L स्क्वायर, तो ऊपर में क्या लिखेंगे, I स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू M के पावर -1, L के पावर 2 और एक 3 तो -3, T के पावर 2। तो ये बात आप समझ में आ गया हो। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, आप देखिए सबसे पहले किसको लिखना आता है, M को, तो M के पावर -1, L के पावर -3, T के पावर 4 और A के पावर 2, और ये बंद कर देंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो ये भी क्वेश्चन कई एक बार पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं। समझ गए, समझे बात को, नहीं समझे। अब देखिए इससे 13वां क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कैसे बनेगा उसको देख लीजिए। अब जरा सोचिए कि यहां से यूनिट भी निकल गया, डायमेंशनल फार्मूला भी निकल गया। आपसे पूछेगा कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो मान है ईयर में कुछ दिया रहेगा, तो वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो, वाटर का दिया रहेगा, तो एयर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो, नहीं पूछ सकता है। तो अगर एयर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, एयर का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो मान लीजिए कि आपका 40 है, समझ गए। और मीडियम का जो है वो आपका 20 है, दिया रहे, समझे। तो पूछेगा कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू व्हाट, AIC K को क्या पढ़ते हो हम लोग, एप्सिलॉन R। तो बताइए एप्सिलॉन R का क्या फार्मूला पढ़ते हैं, FA बाई FM। तो एप्सिलॉन R इक्वल टू FA की जगह पर 40 है, FM की जगह पर 20, कितना हुआ 2। तो एप्सिलॉन में क्या वैल्यू निकल गया। और एप्सिलॉन R ही एक ऐसा परमिटिविटी है जो डायमेंशन लेस है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज अ डायमेंशन लेस। अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला पूछेगा कि क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन R, चिंता करने की बात नहीं है। क्या लिखेंगे, M0 L0 T0, क्योंकि डायमेंशन
लेस है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए भी पूछा जा सकता है। बात समझ में आया? अब यहीं से इसका 14 नंबर क्वेश्चन क्या बन सकता है? ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या बनेगा उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, मैंने जो पहली बार बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को किस किस रूप में लिखा जा सकता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का पहला रूप क्या है? वो K इंटू Q1 इंटू Q2/r², है ना। दूसरा रूपरेखा इसका क्या है, ये लिख सकते हैं। दूसरा रूपरेखा क्या लिख सकते हैं आप? KQ²/r²। ये भी गलत नहीं है, सेम चार्ज के लिए, ये डिफरेंट चार्ज के लिए। तीसरा क्या लिख सकते हैं भाई? तीसरा तो K इंटू NE का होल स्क्वायर/r², ये भी लिख सकते हैं। एक फार्मूला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। चौथा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का फार्मूला क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज इक्वल टू E इंटू Q, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पर E क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, समझे? ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो FE का जो है वो E इंटू Q लिखा जा सकता है, या कहीं कहीं E इंटू Q0 भी लिखा जाता है, घबराइएगा नहीं, समझे? तो ये भी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का ही फॉर्मूला हो जाता है। समझ में आया? सबका यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का? एक ही चीज, न्यूटन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जहां मिल जाएगा वहां पे आप लिख देंगे न्यूटन। समझ में आया? अब ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। 15 नंबर में आप क्या लिख सकते हैं वो देखिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स अगर कोई एटम का पूछ दे, एटम आप समझते हो? एटम हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह जो भी है इसमें तो इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे कि उस एटम के वैल्यू को लेके डिवाइडेड बाय r²। नहीं समझ में आया? एटम मतलब जेड, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, पता है ना, है कि नहीं? तो आप मान लीजिए कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन हो और यहाँ पर प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ आता है? हमारा घर में या आपके घर में? इनके घर में है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ना आपके घर में है ना मेरे घर में है, क्योंकि बाबूजी के इतना औकात नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ है? तो एटम में, है कि नहीं? एटम के पास तो पता है, एटम होता है, एटम टमटम तो होता नहीं है, एटम होता है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन और ये आपका प्रोटॉन है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की बात किया जाएगा तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज इक्वल टू K इंटू E इंटू P/r²। समझ गए? अगर यही एटम रहता तो जेड ई कर देते, जेड इंटू ई, यानी इसी को आप लिख सकते K इंटू ZE/r²। आई बात समझ में? समझे? तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के केवल एक, ये सेंट्रल फोर्स हम बताएं, सेंट्रल फोर्स से इतना सारा इन्वेंशन किया जा सकता है। समझ गए? अब तरह तरह की बातें इसमें उत्पन्न होंगी और तरह तरह की बातें हम लोग को सीखने को मौका मिलेगा। क्या समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब बताइए कितना सारा क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। सिल्क क्लॉथ ग्लास रॉड को रब करेंगे तो क्या होगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले की जो मैं बात बता दिया, ये सब जो तैयार कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, ठीक, क्योंकि आपका टेस्ट लेंगे तो आप लोगों को 5 दिन का हम समय दिया और 5 दिन में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लगभग ऑब्जेक्टिव आपको हम करवा देंगे। जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अंदर से अंदर तक क्वेश्चन निकलने वाला होगा वो हम आपको बता देंगे और तब आपका हम टेस्ट भी ले लेंगे, समझे? और आपका क्वेश्चन बैंक से भी रहेगा, गेस्ट पेपर से भी रहेगा, कुछ मेरा अपना दिमाग का उपज भी रहेगा,
है ना, वो सारे क्वेश्चन को हम देंगे आपको। 5 टेस्ट लेंगे, 5 सेट बना के, प्रत्येक में 50-50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, यानी 250 क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, 250 क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से, और तब आपको फिर जाके हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 2 नंबर का क्वेश्चन समझे बनाएंगे, और करंट इलेक्ट्रिसिटी का 2 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे, और बीच बीच में आपका जो मैग्नेटिज्म चल रहा है वो पढ़ाते भी रहेंगे। टेस्ट के दरमियान आपका मैग्नेटिज्म पढ़ाएंगे और टेस्ट पर डे। इसीलिए आप लोग अब तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए, हवाबाजी करने से काम नहीं चलेगा। यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे।